हेलो फ्रेंड्स, ये जो है परमाणु संरचना का कौन सा लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर नंबर 6। अच्छा, ये आपके जो है परमाणु संरचना का क्या है, लेक्चर नंबर 6 है आपका। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ा है आप? लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा है आपने जो है रदरफोर्ड के जो है परमाणु मॉडल के बारे में, और उसके पहले आपने क्या पढ़ा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में, जिसमें जो है रदरफोर्ड ने क्या किया था, उस प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज की। उसके बाद आपने पढ़ा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसमें जो है उन्होंने परमाणु के विषय में प्रयोग करने के बाद, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करने के बाद परमाणु के विषय में क्या क्या बातें बताई, वो पढ़ा आपने कि जो है परमाणु जो है 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का जो है खोखला गोला है, ठोस गोला नहीं है, और इसके केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं, और वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिन्हें कोश या कक्षा कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगला पॉइंट, मेन पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉन उन कोश या कक्षाओं में ठीक उसी प्रकार गति करता हुआ पाया जाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह या पृथ्वी कह दें आप। इसीलिए इस मॉडल को सौर मॉडल कहा जाता है या ग्रहीय मॉडल। जब आपसे कहा जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल कहा जाता है, क्यों, तो कैसे लिखेंगे आप? तो लिखेंगे रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर बहुत से वृत्ताकार मार्ग होते हैं, कोश या कक्षा कह सकते हो, या वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार गति करता हुआ पाया जाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके सभी ग्रह। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्रहीय मॉडल या सौर मॉडल, सोलर मॉडल। और आपने इसके बाद पढ़ा था रदरफोर्ड की कमियों के बारे में। रदरफोर्ड की कमियां क्या थी? रदरफोर्ड की कमियां ये थी ना कि रदरफोर्ड ने बताया कि भाई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उसकी कमी क्या है भाई, कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में। मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वो फिजिक्स में दिया है। उसने ये बताया अपने सिद्धांत में, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में ये बताया है कि यदि कोई आवेशित कण गति करेगा तो गति के दौरान ऊर्जा निकालेगा। क्या निकालेगा? तो फिर अगर यही सिद्धांत इलेक्ट्रॉन पे लागू किया जाए कि इलेक्ट्रॉन भी तो एक आवेशित कण है, ये भी गति कर रहा है, ये भी ऊर्जा निकालेगा, और ऊर्जा निकालने से अपना मार्ग छोटा करता रहेगा, निरंतरता ऊर्जा निकालता रहेगा और अपना मार्ग क्या करता रहेगा, छोटा। और ऐसा क्यों करेगा? क्यों, मैं आपको बता चुका हूं कि हर कोश की अपनी फिक्स एनर्जी होती, जो कोश है उनकी क्या होती, अपनी अपनी फिक्स एनर्जी ऊर्जा होता है। जो कोश नाभिक से जितना अधिक दूरी पर पाया जाता है उसका एनर्जी उतना हाई होता है, उस कोश का एनर्जी उतना अधिक होता है, अर्थात उसमें गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिस कोश का एनर्जी ज्यादा होगा उसमें गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो अगर वो गति कर रहा है तो एनर्जी फिर निकालेगा, जैसे ही निकालेगा एनर्जी कम हुई, अब इलेक्ट्रॉन उस कोश में गति नहीं कर सकता, अब वो क्या आएगा, उससे नजदीक वहां कम ऊर्जा वाले कोश में, फिर एनर्जी निकालेगा, फिर कम ऊर्जा वाले कोश में, ऐसा कंटिन्यू करता रहेगा और अंत में कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ पाया गया नाभिक के चारों ओर तो वो ऐसा कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ने ऐसा कर दिया तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में परमाणु नष्ट नहीं होता है, परमाणु स्थायी है। परमाणु क्या है, हाँ, नष्ट नहीं होता, मतलब अस्थायी नहीं होता परमाणु, परमाणु स्थायी होता है। इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। रदरफोर्ड ने अपने भाई जो मैक्सवेल ने सिद्धांत बताया उसके संबंध में इसने अपने लिए कुछ प्रस्तुत नहीं किया कि भाई नहीं, क्यों नहीं गिरेगा इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैक्सवेल ने कहा घूमेगा तो गिर जाएगा। सिद्धांत ने, मैक्सवेल के सिद्धांत ने कहा कि गिर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गिरेगा कि नहीं गिरेगा इसके संबंध में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा, कि मान लो कुछ बताया होता कि ऐसा होगा, नहीं गिरेगा, तब जो है इलेक्ट्रॉन क्या रहता, स्थायी रहता, परमाणु स्थायी रहता। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं जाता और परमाणु क्या रहता, स्थायी। लेकिन इस संबंध में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गया वो, तो ये इसकी कमी मान ली गई।
कि रदरफोर्ड ने परमाणु स्थायी क्यों है उसकी व्याख्या नहीं की। इसके बाद लिख लो, अगला कमी भी लिख लें, इसके बाद ही लिखिएगा। कमी तो एक ही लिखा था आपने, क्या कमी हो लिख लीजिएगा कि यह मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां लिख रहे थे ना आप, वो उसको लिख के फिर इसको लिखें आप। अरे यही नीचे लिख लो, बगल में क्या दिक्कत है, अरे नीचे ही लिख लो, ज्यादा लंबा जगह नहीं चाहेगा, ठीक है। लिखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। एक और कमी लिख लीजिए, एक तो है परमाणु का स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि आप अभी बाद में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अगला लिखें, यह मॉडल, यह का मतलब रदरफोर्ड का, यह मॉडल नील्स बोर, यह मॉडल नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या, यह मॉडल नील्स बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं कर पाया। समझ पा रहे हैं आप? नील्स बोर का परमाणु मॉडल बाद में पढ़ेंगे। हाँ, नील्स जानते हैं नील्स बोर ने क्या कहा था? उसने बताया कि जो है ना, उसने बताया था कि जैसे हर कक्षा की फिक्स एनर्जी है। मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है गति करता हुआ करेगा तो एनर्जी निकाल देगा, नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन उसने कहा था, मतलब कि नील्स बोर ने बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन है गति जब करेगा तो एनर्जी नहीं निकालेगा। और क्यों नहीं निकालेगा उसने बताया उसको। उसने कहा कि भाई, अगर बताया था जो बाद में पढ़ेंगे, बस ये समझे कि नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो ना तो एनर्जी निकालेगा ना तो एनर्जी लेगा बाहर से। दो केसेस बताया उसने। इलेक्ट्रॉन यदि कोष में किसी को कक्षा में गति करता हुआ पाया जाए तो उस केस में वह ना तो एनर्जी को निकालेगा ना तो एनर्जी को बाहर से ग्रहण करेगा। तो अगर वो गति करे तो एनर्जी निकल ही नहीं करेगा, तो और नाभिक के पास नहीं आएगा, नाभिक के पास नहीं आएगा। और जब नाभिक के पास नहीं आएगा, नाभिक में नहीं गिरेगा, अर्थात परमाणु स्थायी है। ये किसने बताया? हाँ, नील्स बोर ने बताएगा, आगे जब पढ़ेंगे आप। समझ पा रहे हैं? तो अभी आप नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ें, परमाणुओं के प्रतीक। ध्यान दें आप, परमाणुओं का प्रतीक या तत्वों का प्रतीक कह सकते हैं। तत्व जानते हैं ना, 118 जो तत्व हैं आपके पास, उनका प्रतीक कैसे लिखा जाता है? तो तत्वों को ध्यान दें, इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो ये तत्वों या परमाणुओं को निम्न प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी तत्वों का अपना अपना फिक्स प्रतीक होता है। सल्फर का यस होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, वो सबका प्रतीक है अपना, ठीक है। तो और ये ऐसे सही तरीका ये होता है लिखने का। ये क्या है? जेड, कोई पूछे क्या है, बता रहा हूं। जहां जेड एक्स ए लिखो चाहे ऐसा लिखो, जहां आप मॉडर्न में इसका यूज करें, मॉडर्न में ये यूज होता है, मोस्ट यूज्ड इन मॉडर्न, आधुनिक में सबसे अधिक यही यूज होता है ये। हाँ, आधुनिक में ये बता रहा हूं क्यों। लेकिन आप जानते रहिए कि जो जेड है, जहां जेड क्या है? तत्व का परमाणु क्रमांक है। क्या है? तत्व मतलब परमाणु है, तत्व का परमाणु क्रमांक, या इसको परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परमाणु संख्या। आपसे कोई पूछे सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगी तो 11 बताइएगा, ठीक है। और यक्ष क्या है? कोई तत्व है, हाँ,
यक्स क्या है, कोई तत्व है। यक्स क्या है, कोई तत्व है। और जेड क्या है, अरे जेड नहीं, ए क्या है, तत्व का द्रव्यमान संख्या। आप इसको परमाणु भर मत कहिएगा, ये सोडियम का जो 23 लिखा होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, हाँ, अगर 23 यू करेंगे तो परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। समझ पा रहे हैं आप कि जहां यक्स क्या है, कोई भी तत्व हो सकता है, सोडियम का या नहीं हो सकता है। और जो नीचे लिखा जाएगा वो परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा। अब आपसे कोई पूछे, ध्यान दें, आपसे कोई पूछे कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है। अच्छा, परमाणु क्रमांक की खोज किसने की, 10 मैंने बताया था, हाँ, हेनरी मोजले। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसको दिखाते हैं जेड से। कैसे दिखाते हैं, क्या है, सबसे पहले जान ले इसकी परिभाषा क्या होता है। किसी तत्व या किसी परमाणु, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ध्यान से सुनिए आप लोग। किसी परमाणु या तत्व भी कह दीजिएगा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, उस तत्व का या उस परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। और आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप जानते हैं ना कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 होने का मतलब क्या है कि सोडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 11। अगर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसका मतलब उसके नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन है, हाँ, 12 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका मतलब उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन से ही परमाणु क्रमांक आया है। ये दोनों हमेशा बराबर रहे, ठीक है। तो ध्यान दें, तो ये तो छोटी बात है, आप जान लीजिए जेड बराबर पी। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक है, पी का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। ये रहने वाली ऑलवेज, हमेशा कोई भी तत्व होगा, तत्व हो या उसमें क्या होगा, जेड बराबर पी। जेड बराबर परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के हमेशा बराबर होता है। और पी बराबर ई लिखा जाता है, जानते हैं कब, उदासीन हो। अगर कोई परमाणु उदासीन होता है, लिख दे रहा हूं, उदासीन स्पीसीज के लिए अगर कोई भी परमाणु या अणु कह सकते हैं, अगर वो उदासीन है, उदासीन होने पर वहां जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहले तो ये समझो कि परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या एक ही होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मान लो किसी परमाणु से पे प्लस आया या किसी परमाणु पे माइनस आया, प्लस या माइनस आने का मतलब क्या होता है, प्लस आने का मतलब होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या किए कर दिए गए हैं, त्याग दिए गए हैं। माइनस आने का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जितना माइनस है समझो वो इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जितना प्लस है इसका मतलब है वो उतना इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना, इससे प्रोटॉनों की संख्या में फर्क नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए तो उससे प्रोटॉनों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए Na में अगर 11 प्रोटॉन है तो Na प्लस में भी 11 प्रोटॉन रहेंगे। प्लस या माइनस आने से प्रोटॉनों की संख्या पे कोई फर्क
किस पर पड़ता है? हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अरे यार, किसी परमाणु पे प्लस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन निकालता है। किसी परमाणु पे माइनस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, त्यागेगा तो प्लस आएगा, ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। इसका रीजन भी समझा सकता हूं कि कैसे प्लस बढ़ा, कैसे माइनस बढ़ा, इसको भी समझा सकता हूं मैं। फिलहाल ये समझे कि त्यागेगा तो प्लस आएगा और ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। तो जब त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। भाई निकाल रहे हैं, भाई जिसका त्याग किया जाए वो तो कम होगा ही करेगा। अगर आप किसी वस्तु को बाहर निकालिए वो कम होगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में की संख्या में कमी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी। तो प्लस या माइनस आने से प्रोटॉन क्या कर रहा है? प्रोटॉन तो जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। जितना पहले था उतना क्या रहेगा? क्योंकि प्लस या माइनस आने के लिए प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही प्लस माइनस आता है। ध्यान दिया। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर सोडियम है वहां भी 11 प्रोटॉन होते हैं और सोडियम प्लस में भी 11 प्रोटॉन। मैग्नीशियम में भी 12 प्रोटॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक 12 होता है। और मैग्नीशियम डबल प्लस में भी 12 प्रोटॉन होंगे। समझ पा रहे हैं आप? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होंगे। ओ डबल माइनस में भी कितने होंगे? ओ डबल माइनस में भी 8 प्रोटॉन होंगे। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान दें, तो ये हमेशा के लिए होता है और ये क्या होता है? हाँ, उदासीन होगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार उदासीन स्पीसीज के लिए क्या लिख सकते हैं? जेड बराबर पी बराबर ई। अगर कोई परमाणु उदासीन है या कोई अणु उदासीन है तो वहां उसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मैं एक थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दो, नोट वाली पॉइंट है। अगर स्पीसीज आवेशित हो, आवेशित स्पीसीज हो, आवेशित स्पीसीज के लिए तो फार्मूला बना रहा हूं मैं, आप लिखिए, ध्यान से आप लिखिएगा। अगर वो धनावेशित स्पीसीज हो, देखो आवेशित स्पीसीज हो चाहे उदासीन स्पीसीज हो, ये फिक्स होता है। परिवर्तन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या में। खासकर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बदलती है, ठीक है, प्रोटॉन में नहीं बदलाव होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के घटने या बढ़ने से प्रोटॉन घट बढ़ जाता है। वास्तव में क्या, देखो वास्तव में प्लस या माइनस, मतलब प्लस या माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन जाता हो या इलेक्ट्रॉन आता हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से प्रोटॉन बढ़ जाता है या कम हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, आपको पता है। अगर उदासीन होगा तो उदासीन स्पीसीज के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर। मान लीजिए प्लस आया, प्लस का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है। तो जब देखो पहले क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर था, और जब बाद में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है तो प्रोटॉन बढ़ नहीं जाएगा? पहले दोनों बराबर थे, अगर ये कम हो रहे हैं तो ये तो बढ़ रहा है ना। तब वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, प्रोटॉन कुछ नहीं कर रहा है, इनके कम होने से वो बढ़ जा रहा है। अब मान लो कोई परमाणु था, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, लेकिन कौन बढ़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन के घटने से या बढ़ने से प्रोटॉन की संख्या में क्या आ रहा है? परिवर्तन। प्रोटॉन की संख्या घट या बढ़ रही है। तो ध्यान दें, अगर वो आवेशित हो तो आवेशित स्पीसीज के लिए फार्मूला जानते क्या होता है? अगर वो धनावेशित हो तो धनावेशित स्पीसीज के लिए लिखेंगे आप, मैं थोड़ा इसको दूर लिखता हूं, यहां इधर जेड बराबर पी बराबर, आ तो रहा है ना इतना। धनावेशित स्पीसीज के लिए कर सकते हैं पी बराबर, ठीक है, पी बराबर ई प्लस एन कह सकते हैं, पी प्लस एन। और
ऋणावेशित स्पीसीज के लिए क्या होगा? ऋणावेशित स्पीसीज के लिए होगा क्या लिखेंगे आप, या ऐसा लिखो, धनावेशित के लिए क्या लिखेंगे? P बराबर E प्लस धनावेश की संख्या, धनावेश की संख्या। और यहां क्या लिखेंगे? P बराबर E माइनस ऋणावेश की संख्या। क्या लिखेंगे? ऋणावेश की, इसके नीचे नहीं आएगा ना, ये आ रहा है। इसको एक बार लिखिए, इसको ये वाला मैं समझाता हूं, पहले आप लिखे तब। आ रहा है ना इतना? लिख
देखिए ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इसको निकाल लेंगे ना। देखो NH3 में कैसे निकालेंगे आप? NH3 है, इसका प्रोटॉन कितना होगा? 7 + 3 10 हो जाएगा। जब उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 10। अगला क्या है? NH4+। प्रोटॉन क्या निकालेंगे आप? 7 + 4 11। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप? फार्मूला क्या लिखेंगे? P बराबर, यहाँ लिख सकते हैं P बराबर E बराबर 10, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? P बराबर E + 1। तो प्रोटॉन 10 11 है, प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन जो है 10 आ जाएगा। इसका क्या है? SO2 है। SO2 में प्रोटॉन क्या निकालेंगे आप? 16 + 16, प्रोटॉन हो जाएगा 32 और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 32। इसके बाद क्या ध्यान दो आप? CO2, प्रोटॉन क्या निकाले आप? 6 + 16 दूना क्या होगा? 32, 8 दूनी 16। परमाणु क्रमांक लिखना है ना, परमाणु क्रमांक 2 से गुणा कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा? 22 और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 22। अगला क्या है आपका? N2O है, तो प्रोटॉन क्या निकालेंगे? 7 दूनी 14, 14 + 8 22 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 22। उदासीन होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। अगला क्या देखो? अगला आपका है SO4-। इसका प्रोटॉन देखो ए, तो 16 + 8 ना, 4 × 8 तो क्या होगा? 16 + 32 48 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे आप? P बराबर E - 2, 48 E - 2, E का मान क्या आ जाएगा? 50। ये बातें ना हो ये। अगला क्या देखिए? PO4 ट्रिपल-। प्रोटॉन क्या निकालेंगे आप? 15 + 4 × 8 क्या आएगा? 15 + 32 आ जाएगा 47। इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे? P बराबर E - 3, प्रोटॉन का मान 47 है तो E - 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 50। अगला क्या है? अगला है आपका NH2CO प्रोटॉन क्या निकालेंगे आप? 7 + 2 + 6 + 8 + 7 + 2। प्रोटॉन निकालने में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा परमाणु क्रमांक को। गलती से बच्चे द्रव्यमान संख्या को ही लिख देते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप। तो क्या लिखेंगे आप? ये आ जाएगा कितना? 9 × 6 = 15 और वो 19 आएगा, यही आएगा ना? 8 × 7 = 15, 2 × 19 ना? ये क्या आ रहा है यार? 32। तो P बराबर E बराबर 32 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखें आप इसको। तो हो गया आपका ना? अब देखिए आप ये लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, कल आपको पढ़ाया जाएगा समस्थानिक और समभारिक के बारे में। ठीक है, ध्यान दो आप। एक पॉइंट है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या नालायक, आपका हेडिंग होगा द्रव्यमान संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है?
लिखते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, लिखिए लिखिए अपने, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको लिख लेना, इसको ए से दिखाते हैं, यहां लिख लीजिए आप, तो कैपिटल ए कहलाता है। ध्यान दें, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, अगर उसको जोड़ दीजिए आप दोनों को, कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाता है? एक न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? ध्यान सुने आप लोग, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो आप शॉर्ट में परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या कहलाता है परमाणु का द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियॉनों की संख्या का मतलब क्या है? क्या है भाई? प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या। आप चाहे न्यूक्लियॉन्स कहिए, चाहे आप लिख सकते हैं न्यूक्लियॉनों की संख्या। न्यूक्लियॉनों की संख्या। देखो ध्यान से, फार्मूला क्या होता है? ए बराबर लिख सकते हैं क्या? पी प्लस एन लिख सकते हो, क्योंकि ए क्या है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग होता है। द्रव्यमान संख्या दोनों की संख्या का योग है। ए बराबर पी प्लस एन होता है, या पी के स्थान पे आप जेड भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं आप? जेड। मान लीजिए, ध्यान दो आप, यहां ध्यान दें, अगर आपको पी का मान मालूम हो और ए का मान मालूम हो, एन का मान पता करना हो, तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं आप? एन बराबर ए माइनस पी। एन बराबर ए माइनस पी कब लगाएंगे? ए व पी के ज्ञात होने पर। या मान लो ध्यान से, या सीधा ही इसी फार्मूले में रखो ना मान, जैसे मान लो, आसान एकदम बात है। या तो ऐसा करो, क्या दिक्कत है? हाँ, उसी में रखो, जो मान पता है, जो नहीं पता उसको निकाल लीजिए आप। मान लो आपको एन पता हो और ए पता हो, पी ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे आप? पी बराबर ए माइनस, नहीं, हाँ, ए माइनस एन। कब लिखेंगे इसको? ए व एन, एन का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, जहां पी क्या है? हाँ, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ पा रहे हैं आप? तो ध्यान दो आप इतना ही पढ़े आज। वीडियो कितना लंबा हुआ? हाँ,
ज़्यादा आप न पढ़ें। कल ना इसी द्रव्यमान संख्या के आधार पे जो है कुछ कुछ प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे आपसे। इसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा मैं, और जो है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपसे। ठीक है, आप जाके घर पे एक बार देखना, ध्यान से पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़ें, बाकी की बातें जो होंगी वो लेक्चर नंबर 7 में होंगी, परमाणु संरचना के लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।